हेलो माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, आई एम रविशंकर मिश्रा। हम अपने इस वीडियो में सीए फाइनल में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो सब्जेक्ट है उसमें जो चैप्टर नंबर 4 है, यूनिट नंबर 3, इंड एएस 113 फेयर वैल्यू मेजरमेंट, इसमें आईसीए के मटेरियल में जितने भी सम्स दिए हुए हैं, अगर आप उसको सॉल्व करोगे तो उसके पहले आपको कौन सा कॉन्सेप्ट अच्छे से पता रहना चाहिए, जिससे आप उस सम्स को आराम से 100% विथ 100% कॉन्फिडेंस के साथ उस सम्स को सॉल्व कर सकते हो। उसका मैंने कॉन्सेप्ट का नोट बनाया हुआ और ये हमारा है कॉन्सेप्ट का नोट। और हम आपको इस वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट को, ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट को समझाएंगे। आप अगर इस वीडियो को पूरा देख लिए तो आप ये समझ लीजिए कि 100% कॉन्सेप्ट आपके कंट्रोल में रहेगा। 113 का एक भी क्वेश्चन इंस्टीट्यूट के मैटर से मिस नहीं होगा। ओके। और जो हमारे से मतलब जो हम लोग से एफआर का क्लास लिए हैं उनका 113 का क्लास 1 है और आज हमारा कॉन्सेप्ट क्लास है। ओके, तो चलिए हम आपको समझाते हैं। कॉन्सेप्ट क्लास में हम आपको ये बताते हैं कि इंड एस 113 जो है फेयर वैल्यू मेजरमेंट, इंड एस 113 प्रोवाइड प्रिंसिपल फॉर मेजरिंग फेयर वैल्यू। एक्चुअली में ये हम लोग को एक सिद्धांत बताता है, एक नियम कानून बताता है कि कैसे फेयर वैल्यू को मेजर करें, उसके बारे में इसमें बताया गया। ओके, इट इज नॉट एप्लीकेबल वेयर अनदर इंडेस प्रोवाइड स्पेसिफिक मेजरिंग गाइडेंस। लेकिन मतलब गाइडलाइंस, कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऐसा भी है जिसमें फेयर वैल्यू मेजर करने का उनका खुद का तरीका है। जैसे इंड एएस 102 है शेयर बेस्ड पेमेंट का, उन्होंने खुद बताया है कि फेयर वैल्यू मेजरमेंट का मेरा खुद का तरीका है, तो वहां पर इंड एएस 113 अप्लाई नहीं होता है। इंड एएस 2 है इन्वेंट्रीज, जो इन्वेंट्री को कैसे मेजर करना है उसके फेयर वैल्यू को इंड एएस 2 खुद बता रहा है कि कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर, तो वहां पर इंड एएस 2 अप्लाई होगा, वहां इंड एएस 113 अप्लाई नहीं होगा। इंड एएस 116 है लीज में क्या है कि लीज का खुद का अपना इंड एएस 116 है और इस पर 113 अप्लाई नहीं होगा। इंड एएस 36 जो इंपेयरमेंट ऑफ एसेट्स है, इसमें जब आप निकालते हो, जैसे देखो हम आपको यहां पर समझाते हैं कि जब आप देखो, अभी हम लोग कर रहे हैं इंड एएस 113। ओके, लेकिन जब हम लोग इंड एएस 36 पढ़े थे, इंपेयरमेंट ऑफ एसेट्स, तो आप उसमें पढ़े थे कि रिकवरेबल अमाउंट इक्वल टू होता है, रिकवरेबल अमाउंट इक्वल टू होता है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। ओके, एंड दूसरा आप उसमें लिखते थे वैल्यू इन यूज। ओके, और इसका आप लेते थे हायर। तो जब आप उसमें फेयर वैल्यू का जो बात कर रहे हो, इसमें 113 अप्लाई हो जाएगा। ओके, इसके ऊपर इंड एएस 113 अप्लाई हो जाएगा। ओके, बट ये वाला वैल्यू इन यूज जब आप इंड एएस 136 में डिसाइड करते हो तो यहां पर इंड एएस 113 अप्लाई नहीं होगा, यहां पर इंड एएस 36 ही अप्लाई होगा। तो हम आपको जस्ट अभी यहां से लेकर यहां तक जो बताए हैं, ये एग्जाम के लिए जरूरी नहीं है। ओके, जस्ट ऐसे ही नॉलेज के लिए था, एग्जाम के लिए नॉट रेलिवेंट है। आगे बढ़ते हैं। आपको आगे हम ये बोल रहे हैं कि जो रिमेनिंग जितने भी एसेट्स बच गए, फॉर एग्जांपल लैंड है या आप यहां पर मान लो बिल्डिंग है, किसके ऊपर में इंड एएस 113 अप्लाई करता है वो मैं बोल रहा हूं। लैंड के ऊपर में अप्लाई करता है, बिल्डिंग के ऊपर में अप्लाई करता है, प्लांट के ऊपर में अप्लाई करता है, एक्सेट्रा बहुत सारे आइटम है। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट मेन है इसमें। आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको ये बताते हैं कि शॉर्ट प्रोसेस फॉर कैलकुलेटिंग फेयर वैल्यू को कैलकुलेट करने का जनरली 4 स्टेप है। स्टेप नंबर 1 में आप आइडेंटिफाई करते हो उस एसेट्स या लायबिलिटी का यूनिट ऑफ अकाउंट क्या है और वैल्यूएशन प्रीमाइसेस क्या है। अब आप बोलोगे कि यूनिट ऑफ अकाउंट किसको बोलते हैं, तो हम आपको ये बताते हैं। यूनिट ऑफ अकाउंट्स का मतलब होता है कि वो एसेट्स अकेला है या वो मोड में है, यानी एक से ज्यादा है, या वो एक से ज्यादा यानी वो बहुत सारे यूनिटी बना करके है, इकट्ठा है बहुत सारे एसेट्स, या वो एसेट सिंगल है, उसी को बोलते हैं यूनिट ऑफ अकाउंट। ओके, एंड सबसे पहले आप ये आइडेंटिफाई करते हो कि वो एसेट्स अकेला है या आपके पास वो एसेट्स बहुत सारा है। और दूसरा वैल्यूएशन प्रीमाइसेस का मतलब होता है कि आप वैल्यू जो है, वैल्यू उसके वैल्यू के साथ अदर एसेट्स का, उसका सिमिलर एसेट्स का भी वैल्यू को आप ऐड कर रहे हो या वो अकेले वैल्यू उसका है। ठीक है, तो एक तरह से आप उस वैल्यूएशन प्रीमाइसेस यानी हर एक प्रीमाइसेस के बेस को आप चेक करते हो कि वो एसेट्स अकेले उससे कनेक्टेड है या उससे रिलेटेड कोई और भी एसेट्स है जिसका वैल्यू उसमें इंक्लूडेड है। ओके, आगे बढ़ते हैं। उस स्टेप नंबर 2 में आप ये चेक करते हो कि हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज क्या है, मतलब फेयर वैल्यू के कैलकुलेशन के लिए हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज क्या है फॉर नॉन फाइनेंशियल एसेट्स। हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज जनरली नॉन फाइनेंशियल एसेट्स का ही निकाला जा सकता है। ओके, एंड आप ऐसे समझ लो ना कि इसके बारे में डिटेल में अभी हम आपको इसी वीडियो में आगे बताएंगे। फिर आप थर्ड में कैलकुलेट करते हो कि उसका मार्केट क्या है और मार्केट पार्टिसिपेंट क्या है। मार्केट का मतलब होता है कि आप ऐसे समझ लो ना कि मार्केट दो तरह का होता है, एक होता है प्रिंसिपल मार्केट और एक होता है मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट, जिसके बारे में डिटेल में हम आपको इसी वीडियो में अभी आगे बताएंगे। मार्केट दो तरह का होता है, एक होता है प्रिंसिपल मार्केट, ये हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस होता है, ये हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस होता है। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो इसी मार्केट का डेटा लेंगे। ओके, और अगर ये इस मार्केट प्रिंसिपल मार्केट का कोई डेटा अवेलेबल नहीं है तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट। मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट हम लोग चूज करते हैं। आप इसको तब चूज करते हैं मोस्ट एडवांटेजियस
मार्केट को आप तब चूज करते हैं जबकि प्रिंसिपल मार्केट आपका एब्सेंस रहता है, उसका इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ रहता है। अब ये दो मार्केट किसको बोलते हैं, इसके बारे में हम अभी आपको इसी वीडियो में नीचे फिर से एक्सप्लेन करेंगे, मैंने इसके बारे में डिटेल में नीचे लिखा हुआ है। अब उसके बाद मार्केट पार्टिसिपेंट में जनरली कौन से लोग आते हैं, जनरली इसमें कोई लोग नहीं आते, ये फिक्टिशियस ही पार्टिसिपेंट होते हैं, लेकिन इसके बारे में डिटेल डिस्कशन इसी वीडियो में नीचे करेंगे। जस्ट अभी हम आपको शॉर्ट में प्रोसेस बता रहे हैं कि फेयर वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। एंड स्टेप नंबर 4 में वैल्यूएशन टेक्निक चेक करते हैं एंड कैलकुलेट करते हैं फेयर वैल्यू को। ओके, तो वैल्यूएशन टेक्निक में 3 तो टेक्निक आता है, एक आता है मार्केट अप्रोच, एक आता है कॉस्ट अप्रोच और एक है इनकम अप्रोच। जो मार्केट अप्रोच है इसमें हम मार्केट में उस एसेट्स का कोट क्या है, कोटेशन क्या है, ये चेक करते हैं। और जो कॉस्ट अप्रोच है इसमें उस एसेट्स का तो नहीं, अगर हम उस एसेट्स को रिप्लेस कर देंगे तो उसके सिमिलर एसेट्स का या इस एसेट्स को रिप्लेस करने पर लोग कितना पैसा इस एसेट्स के लिए दे सकते हैं। अगर इस एसेट्स को रिप्लेस करने का सोचें तो रिप्लेस करने पर जो हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहां पर हमारा है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो हमारा स्टैंड करेगा यहां पर, उसी को बोलते हैं कॉस्ट अप्रोच। और इनकम अप्रोच में हम लोग जनरली जो हमारा कैश फ्लो होने वाला रहता है उस एसेट से, उसको हम डिस्काउंटिंग करके हम जो आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फैक्टर है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर उसको अप्लाई करते हैं कैश फ्लो के ऊपर में, तब हमारा इनकम अप्रोच निकलता है। यानी हम उस एसेट से इनकम क्या करने वाले हैं, कैश इनफ्लो क्या होने वाला है, फ्री कैश इनफ्लो, उस पर हम पीवी फैक्टर अप्लाई कर देते हैं तो वो हमारा इनकम अप्रोच होता है। अब हम आपको आगे समझाते हैं जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। और आप अगर इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लिए तो सीए फाइनल का इंडिया 113 का सारा सम्स आपके कंट्रोल में रहेगा, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट वीडियो है। तो चलिए अभी हम आपको बताते हैं थर्ड नंबर पॉइंट। देखो जो यहां पर आपका 4 नंबर पॉइंट दिया हुआ है, इसका क्या एग्जैक्ट मीनिंग है हम आपको वो बताते हैं। ओके, इसका एग्जैक्ट मीनिंग है, मीनिंग ऑफ फेयर वैल्यू का मतलब, फेयर वैल्यू का मतलब होता है कि एक ऐसा प्राइस जो किसी एसेट को जब आप बेचते हो, एसेट्स को जब आप सेल करते हो या आप किसी भी लायबिलिटी को ट्रांसफर करते हो, ओके, तो उस केस में जो रियलाइज होता है, उस केस में जो आपको मिलता है, उसी को बोलते हैं फेयर वैल्यू। और ये इन एन ऑर्डिनरी ट्रांजेक्शन बिटवीन मार्केट पार्टिसिपेंट ऑन अ गिवन मेजरमेंट डेट। ऑर्डिनरी ट्रांजेक्शन का मतलब है, आप ऐसे समझ लो कि हम आपको पहले मार्केट पार्टिसिपेंट का मतलब बताते हैं और जो स्टार्टिंग का 2 लाइन है हम आपको पहले वो बताते हैं। स्टार्टिंग का 2 लाइन का मतलब है, देखो जो स्टार्टिंग का मतलब है इसमें हम लोग को यही पता चल रहा है कि उस एसेट्स को हम कैसे भी करके अगर हम उस एसेट्स को बेच रहे हैं या किसी लायबिलिटी को ट्रांसफर कर रहे हैं तो मेरे को बदले में क्या मिल रहा है। यानी उस एसेट से छुटकारा पाने के लिए अगर आप उस एसेट को अपने से दूर कर रहे हो तो आपको बदले में क्या मिल रहा है, यानी एग्जिट प्राइस, आपको एग्जिट करने का कितना प्राइस मिल रहा है, एक तरह से उसको भी फेयर वैल्यू आप कह सकते हो। दूसरा लाइन हम आपको बता दिए। तीसरा, इन एन ऑर्डिनरी ट्रांजेक्शन का मतलब होता है कि इसमें कोई दबाव नहीं रहता, इसमें कोई स्ट्रेस नहीं रहता है। ओके, बिटवीन मार्केट पार्टिसिपेंट का मतलब होता है कि ये जनरली ऐसे ही लोगों को ट्रांसफर किया जाता है जो उस एसेट को लेने के लिए इच्छुक हो, विलिंग हो, प्लस वो नॉलेजेबल हो। ओके, हम यहां पर नीचे में लिख करके रखे हैं, आप यहां पर देख लो कि मार्केट पार्टिसिपेंट का मतलब होता है कि जो विलिंग हो, नॉलेजेबल हो, एबल हो टू ट्रांजेक्ट एंड इंडिपेंडेंट हो, ऐसे लोग ही मार्केट पार्टिसिपेंट कहे जाते हैं। इसमें कोई लोग नहीं होता, मतलब ऐसे मत समझ लो, लेकिन आप ऐसे समझो कि यहां पर बिटवीन मार्केट पार्टिसिपेंट का मतलब हुआ कि यहां पर बायर सेलर ऑफ एसेट्स जो है, जो उस चीज को लेने के लिए विलिंग हो, नॉलेजेबल हो, एबल हो और इंडिपेंडेंट हो, उसको मार्केट पार्टिसिपेंट कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट में ऑन अ मेजरमेंट डेट, ऑन अ गिवन मेजरमेंट डेट, ये भी पता होता है अपने को। आगे बढ़ते हैं, यहां पर देखो कि हम आपको मार्केट पार्टिसिपेंट का मतलब बता दिए। मार्केट 2 तरह का होता है, एक प्रिंसिपल मार्केट और एक मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जिसके बारे में डिटेल में हम आपको और नीचे बताएंगे। तो चलो अभी हम लोग अगला वाला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि कैलकुलेशन ऑफ फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो मैंने आपको इन शॉर्ट में बता दिया था कि फेयर वैल्यू जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग मार्केट को, मतलब 2 मार्केट है हमारे पास, एक है प्रिंसिपल मार्केट, एक है मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट। तो प्रिंसिपल मार्केट के हिसाब से निकला हो, ये हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस है। और अगर प्रिंसिपल मार्केट में ये पॉसिबल नहीं था निकलना तो या तो मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट, इस दोनों में किसी एक में हम मार्केट वैल्यू जो उसका, ऐसे समझ लो ना कि जो उसका इस दोनों मार्केट में किसी एक मार्केट पर वैल्यूएशन टेक्निक लगा करके सबसे पहले हम उसका कैलकुलेट करते हैं कि वैल्यू एज पर वैल्यूएशन टेक्निक, यानी उसका मार्केट वैल्यू क्या है एज पर प्रिंसिपल मार्केट या मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट। और वो निकालने के बाद हम लोग इसमें से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट माइनस करते हैं। ये रूल है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट माइनस होता है इफ कॉस्ट एक्सपेक्ट टू बी इनकर्ड टू ट्रांसपोर्ट द एसेट्स फ्रॉम करंट लोकेशन टू मार्केट वेयर टेक्निक इज अप्लाइड। जहां वो सामान रखा हुआ है उसको खरीदा गया, तो जहां वो टेक्निक अप्लाई होगा इतना दूर ले जाने के बीच में जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो इसमें ऐड हो जाता है, और ऐड होने के बाद जो आता है उस वैल्यूएशन टेक्निक में, उस वैल्यू में ऐड होकर के जो आता है उसी को फेयर वैल्यू कहा जाता है। एक चीज याद रखिएगा कि इसमें ट्रांजेक्शन कॉस्ट हम लोग ऐड नहीं करते, हम लोग ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का कॉस्ट ऐड करते हैं, ट्रांजेक्शन कॉस्ट ऐड नहीं करते। ट्रांजेक्शन कॉस्ट का मतलब हुआ कि हो सकता है कि सेल का कमीशन लग रहा हो
या कोई एंट्री फीस हो या कोई लीगल एक्सपेंस हो ऑन ट्रांसफर, ये सब ऐड नहीं होता है फेयर वैल्यू के कैलकुलेशन में। इतना तक आप याद रखिएगा। चलिए अब हम आपको आगे बताते हैं जो हमारा नेक्स्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वैल्यूएशन ऑफ नॉन फाइनेंशियल एसेट्स, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट। इसका वैल्यूएशन कैसे करेंगे हम आपको वो बताते हैं। इसमें जो सबसे फर्स्ट स्टेप है वो है आइडेंटिफाई फाइनेंशियल एसेट्स एंड यूनिट ऑफ अकाउंट। यूनिट ऑफ अकाउंट का मतलब हुआ कि वो अकेला है, ओके, वो अकेला है या वो बहुत सारा का है, वन और मोर, वन और मोर, क्या वो जो एसेट्स है वो अकेले हैं या बहुत सारे के साथ है। तो ये इसका पहला मीनिंग है। और इसको कैसे मतलब नॉन फाइनेंशियल एसेट्स का वैल्यूएशन कैसे करेंगे, इसका अभी हम आपको स्टेप बाय स्टेप मीनिंग बताते हैं। चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं। देखो जो यहां पर स्टेप नंबर 1 दिया हुआ है, इसमें जनरली हम लोग यही करते हैं। स्टेप नंबर 1 में हमारा जो मेथड है वो ये है कि स्टेप 1 में हम लोग ये कैलकुलेट करते हैं कि क्या वो एसेट्स अकेले हैं या वो बहुत सारे एसेट्स के वैल्यू को जोड़ करके है, ओके। या तो मतलब हम सबसे पहले उस एसेट्स का यूनिट चेक करते हैं कि वो एसेट्स यूनिट में अकेला है या बहुत सारे यूनिट्स के साथ है, और अगर वो वैल्यू में है तो क्या वो अकेले वैल्यू में है या एक से ज्यादा एसेट्स के साथ वैल्यू में डिनोटेड है। स्टेप नंबर 2 में हम लोग ये देखते हैं कि हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज उसका क्या हो सकता है। हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज का मतलब होता है कि जो उस एसेट्स का मैक्सिमम इकोनॉमिक बेनिफिट दे सकता है, ओके। जैसे मान लो कि मेरे पास जो है वो ये रिमोट है, ओके, तो इस रिमोट का हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज क्या हो सकता है, हम इस रिमोट को जो है वो यूज कर लिए, फॉर एग्जांपल ऐसे ही हम आपको कॉमेडी के लिए बोल रहे हैं, हम इस एसेट्स को, इस रिमोट को यूज कर लिए, हम अपना जो मेरा जो चेयर है वो ऊपर नीचे हो रहा था उसके अंदर रख दिए, हम इस रिमोट को यूज कर लिए, पेज उड़ रहा था उसके ऊपर में रखने के लिए इसका यूज कर लिए। लेकिन इस रिमोट से अगर हम किसी चीज को कंट्रोल कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, तो वो उसका हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज हो सकता है, ठीक है। कहने का मतलब है कि उसका मोस्ट इकोनॉमिक बेनिफिट क्या देगा वो ये कैलकुलेट करते हैं। और मोस्ट इकोनॉमिक बेनिफिट को डिटरमाइन करने के लिए 3 ठो मेथड है। सबसे पहला मेथड है कि उसका फिजिकली वो पॉसिबल है कि नहीं ये चेक करना। 3 ठो फैक्टर है। फिजिकली पॉसिबल मतलब उसका लोकेशन क्या है, कलर क्या है, साइज क्या है, नेचर क्या है, और कलर भी भाई देखते हैं, ओके। आगे बढ़ते हैं। तो ये वो एसेट्स फिजिकली पॉसिबल है कि नहीं, पता चला कि हम किसी ऐसे एसेट्स के बारे में बात करें जो फिजिकली पॉसिबल ही नहीं है। दूसरा, वो लीगली परमिसेबल भी है कि नहीं बहुत सारा एसेट्स जो फिजिकली पॉसिबल है उसका यूज, लेकिन वो लीगली परमिसेबल नहीं है, ओके। और तीसरा कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, वो फाइनेंशियली फिजिबल भी होना चाहिए, यानी उस एसेट में पैसा लगाना फाइनेंशियली फिजिबल भी होना चाहिए। मान लो कोई एक वेकेंट लैंड है और उस पर हम बिल्डिंग बना करके फ्लैट लोगों को बेच रहे हैं, ऑलरेडी उस एरिया में बहुत सारा बिल्डिंग वेकेंट पड़ा हुआ है, तो वो हमारे लिए फाइनेंशियली फिजिबल नहीं है, ओके। तो ये तीनों ही चीजों को कंसीडर करने के बाद हम लोग हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज पे पहुंचते हैं कि क्या इसका हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज हो सकता है। ऐसा हो ही सकता है कि हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज निकालना पॉसिबल ना हो, तो उस केस में जो उस एसेट्स का करंट यूजेज रहता है उसी को हम हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज कह देते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम आपको आगे बताते हैं। देखो बहुत सारा हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज निकालने के चक्कर में कंपनी का खुद का भी बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन रहता है कि हम ये नहीं चेक करेंगे, हम वो नहीं चेक करेंगे, ओके। हम मतलब मेरे हिसाब से ये रिस्ट्रिक्शन है, वो रिस्ट्रिक्शन है। तो कंपनी का अगर खुद का कोई रिस्ट्रिक्शन है तो उसको इग्नोर करना, वो कंसीडर नहीं किया जाएगा। हाँ, अगर वो ग्लोबल रिस्ट्रिक्शन है तब वो कंसीडर होगा। ओनली कंसीडर मतलब आपको सिर्फ मार्केट पार्टिसिपेंट के आइज से सोचना है, ओके, कंपनी के आइज से नहीं सोचना है। तो ग्लोबली अगर रिस्ट्रिक्शन है किसी एसेट्स पर, फॉर एग्जांपल जो प्राइवेट कार है उसको आप टैक्सी बोल के यूज नहीं कर सकते, एग्रीकल्चरल लैंड पर आप कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग नहीं कर सकते, तो ये सब ग्लोबल रिस्ट्रिक्शन है। आपको सिर्फ वो कंसीडर करना है जब आप लीगली परमिसेबल का कैलकुलेशन करोगे तब। आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई मार्केट में हम आपको पहले बताए हुए हैं कि प्रिंसिपल मार्केट सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस रहता है। प्रिंसिपल मार्केट का मतलब होता है एक ऐसा मार्केट, मान लो हम इस एसेट्स का हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज निकालना चाहेंगे तो हम किस मार्केट में जाएंगे, प्रिंसिपल मार्केट। प्रिंसिपल मार्केट का मतलब हुआ जहां पर ये एसेट सबसे ज्यादा पाया जाता है, जहां पर इसका सेल सबसे ज्यादा है, और दूसरा जहां पर उसका सिग्निफिकेंट लेवल ऑफ एक्टिविटी ज्यादा है, यानी जहां पर इसका रोटेशन बहुत हो रहा है, तो वैसा मार्केट ही तो इसका करेक्ट प्राइस मेरे को बता पाएगा। और दूसरा, ऐसा हो ही सकता है कि किसी एसेट्स का प्रिंसिपल मार्केट ना पता चल पाए, वो निकालना पॉसिबल नहीं हो, तो तब हम लोग मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट को कंसीडर करते हैं। मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट का मतलब हुआ कि इसका हाईएस्ट इकोनॉमिक बेनिफिट क्या मिल सकता है, वही मतलब कहां मिल सकता है, वही उसका मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे आपको बोल रहा है कि अप्लाई वैल्यूएशन टेक्निक। जब हम लोग वैल्यूएशन टेक्निक अप्लाई करते हैं तो हम आपको अभी बता देते हैं कि लेवल 1 जो है, लेवल 1 कहा जाता है मार्केट अप्रोच को, लेवल 2 कहा जाता है कॉस्ट अप्रोच को, एंड लेवल 3 कहा जाता है, लेवल 3 कहा जाता है हमारा इनकम अप्रोच को। तो लेवल 1 ये कहता है कि जब आप वैल्यूएशन टेक्निक को लगाएंगे तो किसी भी एसेट्स का जो खुद का कोटेशन है, मार्केट में अवेलेबल है उसका कोटेशन, उसको मार्केट अप्रोच कहते हैं। किसी भी एसेट्स के सिमिलर नेचर का जो गुड्स है उसका क्या कॉस्ट है, इस एसेट को अगर रिप्लेस करने जाए तो जिस एसेट से रिप्लेस करेंगे उस एसेट के लिए मार्केट पार्टिसिपेंट कितना पे कर सकता है, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट अप्रोच। एंड तीसरा इनकम अप्रोच, यानी इस एसेट से हम कितना इनकम कमा सकते हैं फ्यूचर में,
प्लस इसका रेसिडुअल वैल्यू क्या है, इस इनकम और रेसिडुअल वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर में कन्वर्ट करिए, यानी पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई करके उस इनफ्लो का डिस्काउंटिंग करके आज के डेट में प्रेजेंट वैल्यू बताइए, दैट इज कॉल्ड इनकम अप्रोच। आप उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, यहां पर और कुछ भी नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पर जो है हम आपको आगे लेकर के चलते हैं। यहां पर है वैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। नॉन फाइनेंशियल एसेट्स में लैंड, बिल्डिंग, प्लांट ये सब आता है, और फाइनेंशियल एसेट्स में शेयर आता है, शेयर, ठीक है, शेयर। तो शेयर में हम लोग जब उसका वैल्यूएशन करते हैं तो सबसे पहले उसमें भी वही यूनिट ऑफ अकाउंट कि शेयर 1 में है या मोर में है, ये सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं। फिर उसका हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज, शेयर का हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज निकालना पॉसिबल नहीं है। शेयर कोई गुड्स या एसेट्स नहीं है कि जिसको हम उसका यूज क्या है वो पता कर लेंगे। तो शेयर में हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज करना निकालना पॉसिबल नहीं है। एक उसका वैल्यू, ओके, इंटरप्राइज वैल्यू या उसका एक वैल्यू जो आया है इंटरप्राइज वैल्यू में से डेप्ट वगैरह माइनस करने के बाद शेयर का जो वैल्यू आया है, टोटल वैल्यू 100% वैल्यू जो उसका आया है, उसमें से अगर कोई ऐसा शेयर भी आपके पास है, फॉर एग्जांपल आपके पास 100 करोड़ का शेयर है, ओके, जिसमें से 10 करोड़ का ऐसा शेयर है जिसको आप बेच ही नहीं सकते हो, यानी जब आप उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करने जाओगे कि मेरे को पैसे का जरूरत है, इसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, तब उसमें लैक ऑफ लिक्विडिटी है, उसका सेल पे रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, लॉक इन पीरियड लगा हुआ है, सेल पे रिस्ट्रिक्शन है, तो आप उसको बेच नहीं सकते हो। तो आपको नहीं लगता कि जब आप कैलकुलेट करोगे अभी उसका फाइनेंशियल एसेट्स का वैल्यू कैलकुलेट करोगे, तो फाइनेंशियल एसेट्स का मतलब जिसको पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो लॉक लगा हुआ जिसमें लैक ऑफ लिक्विडिटी है उसको माइनस कर दो। और कुछ अगर ऐसा शेयर भी आपके पास है जिसमें लैक ऑफ कंट्रोल है, यानी अगर रिलायंस का अगर आप मार्केट में शेयर खरीदने जाओगे तो उसका दो तरह का शेयर मिलता है, एक मिलता है जिसमें आपको कंट्रोल नहीं मिलेगा और एक मिलता है जिसमें कंट्रोल मिलेगा। तो जिसमें कंट्रोल मिलता है वो प्राइस हाईयर रहता है और जिसमें कंट्रोल नहीं मिलेगा वो प्राइस लोअर रहता है। तो मान लो आपके पास जो है 20 करोड़ का ऐसा शेयर है जिस पर कंट्रोल नहीं मिलेगा, तो फाइनेंशियल एसेट्स आप कह सकते हो 70 करोड़ को ही, ओके। यही है, यहां पर आपको दोनों माइनस करना पड़ता है। मार्केट मतलब आपको पता ही है, देखो यहां पर आइडेंटिफाई मार्केट, नॉन फाइनेंशियल एसेट्स में जो आपको हम मार्केट वाला बताया, प्रिंसिपल मार्केट और मोस्ट एडवांटेजियस मार्केट, ये यहां पर कैलकुलेट किया जाता है। वही सेम मेथड लगता है यहां पर, ओके। प्रिंसिपल मार्केट ही जनरली इसमें मैटर करता है। आगे बढ़ते हैं। वैल्यूएशन टेक्निक में देखो, वैल्यूएशन टेक्निक में शेयर का मार्केट अप्रोच तो लग सकता है, बिकॉज शेयर का मार्केट में कोटेड प्राइस होता है, लेकिन इसमें कॉस्ट अप्रोच नहीं लग सकता है कि शेयर को रिप्लेस करके कोई दूसरा शेयर ला देंगे, ये कोई एसेट थोड़ी ना है, तो इसमें कॉस्ट अप्रोच नहीं लगता है। लेकिन इनकम अप्रोच लगता है कि इंटरप्राइज वैल्यू मेथड लगा करके हम लोग इनकम अप्रोच निकालते हैं, जो कि इनकम इंटरप्राइज वैल्यू मेथड अभी हम आपको निकालना सिखाते हैं। तो जो हमारा इनकम अप्रोच जो मैंने नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है, उसमें सबसे पहले हम लोग ये सीखते हैं कि इंटरप्राइज वैल्यू कैसे निकालें। तो इंटरप्राइज वैल्यू निकालने का पहला फॉर्मूला तो ये होता है कि उस इंटरप्राइज के द्वारा कितना टोटल कैश इनफ्लो किया जाएगा, उसका प्रेजेंट वैल्यू और रेसिडुअल वैल्यू यानी टर्मिनल वैल्यू में कितना कमाएगा उसका प्रेजेंट वैल्यू करके आप टोटल कर दीजिए, वही इंटरप्राइज वैल्यू है। और इंटरप्राइज वैल्यू को कैलकुलेट करने का एक दूसरा तरीका भी है कि उस कंपनी का जो ईबीआई टीडीए है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डेप्रिसिएशन एंड, मतलब ईबीआई टीडीए है, उस कंपनी का जो ईबीआई टीडीए है वो नॉर्मलाइज्ड वाला ईबीआई टीडीए लेना है। नॉर्मलाइज्ड का मतलब हुआ जिसमें कोई भी एबनॉर्मल आइटम को आप कंसीडर नहीं किए। तो ईबीआई टीडीए ऑफ सेम कंपनी और मल्टीपल आपको कंसीडर करना, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है, एक ऐसा कंपनी जिस कंपनी के साथ आप इस कंपनी को कंपेयर कर सको, कंपेरेबल कंपनी का मल्टीपल ले लेना है, आ जाएगा इंटरप्राइज वैल्यू, ईवी, ओके। और तीसरा एक मेथड है इंटरप्राइज वैल्यू निकालने का, वो है फ्री कैश फ्लो मेथड। फ्री कैश फ्लो मेथड ये कहता है, जो आप कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़े होंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फाइनेंशियल एक्टिविटी, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, तो जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी आप पढ़े होंगे कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से स्टार्ट करते हैं, तो यहां भी इन्होंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी ईबीआईटी इंटू 1 माइनस टैक्स से स्टार्ट किया है। उसमें ऐसे आइटम को इन्होंने ऐड बैक किया है जो नॉन कैश नेचर का है, जो प्रॉफिट में से माइनस होकर के रखा हुआ, उसको ऐड बैक करके ठीक किया। उसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर कोई है, जेन्युइन एक्सपेंस है, उसको माइनस करना है। चेंज इन वर्किंग कैपिटल में अगर हमारा वर्किंग कैपिटल का चेंज में करंट एसेट्स मतलब वर्किंग कैपिटल बढ़ रहा है, इसका मतलब हमारे पास एसेट्स आया। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, और वर्किंग कैपिटल अगर चेंज इन वर्किंग कैपिटल अगर बढ़ रहा है, इसका मतलब करंट एसेट्स बढ़ गया। तो उस केस में हमारे पास से पैसा गया होगा, क्योंकि एसेट्स आया है तभी वर्किंग कैपिटल बढ़ा है, ओके। करंट एसेट्स आया है और एसेट्स आता है तो पैसा जाता है, तो वर्किंग कैपिटल के चेंजेस को माइनस करना है अगर बढ़ रहा है तो, और वर्किंग कैपिटल घट रहा है तो इसका मतलब एसेट्स गया बिका तो वो प्लस करना है। और फिर टर्मिनल वैल्यू का भी रेसिडुअल वैल्यू ले लेना है अपने को डिस्काउंटिंग करके। उसका एक फॉर्मूला भी होता है कैश फ्लो इंटू 1 प्लस जी डिवाइड बाई के माइनस जी, ये भी होता है, ओके। जी मतलब यहां पर ग्रोथ है। और एक और मेथड है जिसको लोग फॉलो करते हैं, वो मेथड है कि मार्केट, इसके ऊपर में एक सम्स भी है कि मार्केट अप्रोच, कॉस्ट अप्रोच और इनकम अप्रोच का टोटल लेकर के उसका एवरेज कर लीजिए। ये भी एक मेथड है हमारा इंटरप्राइज वैल्यू को कैलकुलेट करने का। अब एक बार इंटरप्राइज वैल्यू निकल गया तो उसमें जो इंटरप्राइज वैल्यू होता है वो डेब्ट के लिए भी होता है और उसी में इक्विटी भी इंक्लूडेड रहता है, ओके।
तो इसमें से अगर डेब्ट को माइनस कर दोगे और जो हमारे पास बेकार का बचा हुआ कैश एंड सरप्लस एसेट्स है, इसको भी मतलब कैश और सरप्लस एसेट्स को आप ऐड कर दोगे और डेब्ट को माइनस कर दोगे, तो जो बचेगा वो हमारे इक्विटी वैल्यू के लिए रहेगा। अब इसी इक्विटी वैल्यू में दो चीज देखो, ये हमारा इक्विटी वैल्यू ही है एक तरह से, ये समझ लो। इस इक्विटी वैल्यू में से वो दो चीज को आप माइनस कर दो जिसको ना आप लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, ना ही आप उस पर कंट्रोल ले सकते हो। ये इक्विटी का मतलब मान लो ये 100% शेयर है आपके पास 20% ऐसा शेयर है जिस पर आप कंट्रोल नहीं ले सकते, और मान लो कि 30% ऐसा शेयर है जिसको आप बेच नहीं सकते, तो रिमेनिंग 50% ही आपका फाइनल वैल्यू ऑफ शेयर या स्टेक माना जाएगा। वैल्यू ऑफ शेयर जनरली ये पर शेयर में डिनोट किया जाता है और स्टेक जो है वो परसेंटेज में डिनोट किया जाता है। आगे हम लिखे हैं कि फेयर वैल्यू एट इनिशियल रिकॉग्निशन। इनिशियल रिकॉग्निशन में हम लोग फेयर वैल्यू को ट्रांजैक्शन प्राइस पर ही लिखते हैं, और अगर ट्रांजैक्शन प्राइस और फेयर वैल्यू में कोई डिफरेंस आता है तो उसके ऊपर अप्लीकेबल स्टैंडर्ड के हिसाब से उसका अकाउंटिंग होता है। ठीक है, डिस्क्लोजर ये देना रहता है कि आपने फेयर वैल्यू कैलकुलेशन के लिए अजम्पशन और जजमेंट आपने क्या लिया, और लेवल 1 2 3 में आप किसको फॉलो कर रहे हो। लेवल 1 मैंने आपको बताया था सेम कंपनी का कोटेड प्राइस, लेवल 2 सिमिलर कंपनी का जो उसी सामान का दाम है, और लेवल 3 मैंने बताया उस सामान से टोटल क्या कमा सकते हो, और लास्ट में रेसिडुअल वैल्यू पे ऐड करके उसका आज के डेट में प्रेजेंट वैल्यू कितना होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपके मन में अगर कोई भी डाउट होगा तो मेरे को पर्सनली इस नंबर पर व्हाट्सएप पर आप पूछ लेंगे, और आपके मन में कोई भी डाउट नहीं है, आप जिस किसी भी अटेम्प्ट में सीए फाइनल का एग्जाम देंगे उस अटेम्प्ट में मेरा एफआर का गारंटीड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 80+ मार्क्स का उसी में से रहता है, और एग्जाम के 4.5 मंथ बिफोर ईच एंड एवरी अटेम्प्ट के लिए स्पेसिफिकली हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड होता है। आप उसको डेफिनेटली उसका बेनिफिट उठाओगे, गारंटीड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो करोगे, और फ्यूचर के किसी भी सम्स में डाउट के लिए मेरे इस नंबर को सेव कर लो। हो सकता है फ्यूचर में गारंटीड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद है और तब मेरा नंबर ना हो, तो इस नंबर को सेव कर लो। चलो फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और हम इंस्टीट्यूट के मैथ का सम्स करते हैं।